हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी और हमने डिस्कस किया था ये जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी, जैसे हमने आपको डिस्कस किया था कि शिवाजी महाराज की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो छत्रपति का जो एक तरीके से पोजीशन था, वो दोस्तों उनके जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने संभाल लिया था। एंड संभालने के बाद बहुत सारी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, ये बहुत सालों तक चली, लगभग 26-27 ईयर्स तक चली ये जो लड़ाई थी। और जो उस टाइम पे जो मुगल एम्परर था जिसका नाम था औरंगजेब, वो यही चाहता था कि यार मराठा जो पावर है उसको कैसे ना कैसे कब्जे में ले लिया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, तो ये चाहता था। लेकिन शिवाजी महाराज के जाने के बाद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो चीजें इजी लगी थी किसको, मुगल एम्पायर को, कि यार शिवाजी महाराज तो चले गए, अभी मराठा एम्पायर तो खत्म हो जाएगा, मराठा एम्पायर कमजोर पड़ गया, अब उसको हम फटाफट हरा के कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया संभाजी महाराज ने। लेकिन संभाजी महाराज भी बहुत ब्रेवली लड़ाइयां लड़े, बहुत सारी चीजें उन्होंने भी की, लेकिन ड्यू टू सम बैड लक और यू कैन से, तो उनको भी कैद कर लिया गया मुगल द्वारा। एंड बाद में उनको डेथ की सजा सुना गई और उनकी भी डेथ हो गई। तो संभाजी महाराज के बाद ये हमने इतना यहां तक स्टोरी जो है दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा इस चैप्टर का, तो जाके देख लेना, बहुत मजेदार स्टोरी मैंने आपको बताया हुआ है। और आज आगे से हम डिस्कस करेंगे कि संभाजी महाराज के जाने के बाद फिर क्या हुआ, ठीक है। लेकिन आप साथ में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बाकी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो हमने अपडेट कर दिया है प्लेलिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। बाकी सब सब्जेक्ट्स हर एक लेक्चर्स के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टॉपिक में, जो कि है दोस्तों, जिनका नाम है छत्रपति यहाँ पे राजा राम महाराज। अब ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये जो नाम है वो पहली बार सुना होगा, ठीक है ना। सभी ने शिवाजी महाराज का नाम सुना था, सभी ने संभाजी महाराज का नाम सुना था, लेकिन ये जो व्यक्ति है जिनका नाम है राजा राम महाराज, ये कौन थे, ये हम डिस्कस करेंगे। छत्रपति राजा राम महाराज। अब थोड़ा बहुत नाम से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नाम में देखो छत्रपति भी लगा हुआ है, महाराज भी लगा हुआ है, यानी कि ये जो व्यक्ति थे वो शिवाजी महाराज के सेकंड सन थे, यानी कि जो दूसरे बेटे आप बोल सकते हो। राजा राम महाराज जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे सन थे। पहले सन कौन थे, संभाजी महाराज, और ये उनके दूसरे सन थे, यानी दूसरे बेटे थे। तो बेसिकली हुआ क्या था, तो जैसे कि संभाजी महाराज की डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस पोजीशन को संभाले, मराठा एम्पायर को संभाले, वो राजगद्दी जो है उसके ऊपर बैठे। तो नॉर्मली क्या हुआ कि जो सेकंड सन थे और उनकी जो जन्म हुई थी वो हुई थी 24 फरवरी 1670, रायगढ़ में उनका जन्म हुआ था 1670 के दौरान में। यहाँ पे छत्रपति, जैसे ही संभाजी महाराज की डेथ हुई तो वो उनको छत्रपति का खिताब दे दिया गया, यानी कि उनको राजगद्दी पे बिठा दिया गया। तो बेसिकली जो रायगढ़ फोर्ट था, आप जानते अगर होंगे, तो रायगढ़ जो फोर्ट था वहां पे बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे वो भी रहते थे। लेकिन यहाँ पे जो औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब कौन, मुगल एम्पर, तो औरंगजेब हमेशा ये चाहता था कि अब यार संभाजी महाराज भी चले गए, शिवाजी महाराज चले गए, उसके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज भी चले गए, तो अब ये जो मराठा एम्पायर है इसको हम लोग इजीली जो है कब्जे में ले लेंगे, मराठा किंगडम को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। तो उन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम था जुल्फिकार खान के, किसको भेजा, उन्होंने, यानी कि जो मुगल एम्पर औरंगजेब है उसने एक व्यक्ति जिसका नाम है जुल्फिकार खान, उसको भेजा और सोचा, ये सोच के भेजा कि आप जाओ और जो रायगढ़ का जो फोर्ट है उसको कब्जे में ले लो और बाकी लोग को मार दो। लेकिन उस टाइम पे रायगढ़ जो फोर्ट था उसमें बहुत सारे लोग रह रहे थे, जैसे खुद राजा राम जो महाराज थे उस टाइम पे वो रहते थे। लेकिन उनके अलावा जो राजा राम महाराज की जो वाइफ थी जिनका नाम था महारानी ताराबाई, ये भी, इनके बारे में भी हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है, आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, आगे टॉपिक में। लेकिन यहाँ पे राजा राम महाराज थे प्रेजेंट रायगढ़ में। रायगढ़ जो फोर्ट था मैं आपको बता दूं, ठीक है, रायगढ़ फोर्ट में कौन कौन प्रेजेंट था, रायगढ़ फोर्ट में ये खुद छत्रपति राजाराम महाराज प्रेजेंट थे, उनकी वाइफ जिनका नाम था महारानी ताराबाई वो प्रेजेंट थे। एंड साथ ही में आपको पता है कि संभाजी महाराज के जाने के बाद उनकी वाइफ जिनका नाम था रानी यसुबाई, तो रानी यसुबाई, महारानी यसुबाई जो थी वो भी प्रेजेंट थे, और उनका जो लड़का था जिनका नाम था शाहू, ठीक है ना।
तो साहू भी प्रेजेंट थे वहां पे रायगढ़ फोर्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जितने भी मेंबर्स थे, अगर एक साथ रह रहे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, रिस्क होता है। जैसे आप जानते हो कि आप एक बड़े राजा के बेटे हो, या फिर आप एक बड़े राजा से के किंगडम में बिलोंग करते हो और आपके ऊपर बहुत सारे दुश्मन की नजर है, तो क्या आप एक ही साथ रहना पसंद करोगे कि नहीं? क्योंकि रिस्क होता है, क्योंकि अगर आपके ऊपर अटैक होगा तो सब एक ही साथ अगर एक ही जगह पे रहेंगे, तो आपके ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो कहीं ना कहीं सबके मारे जाने की खतरा ज्यादा होता है। तो ये लोग ने क्या सोचा, अलग अलग जगह पे रहेंगे। और जो महारानी येसुबाई जो थी, कौन महारानी येसुबाई कौन थी? जो संभाजी महाराज थे उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने एक तरीके से क्या सोचा, वो बहुत ही सेल्फलेसनेस थी, यानी कि उनके अंदर कोई भी बोलते हैं ना चीटिंग या फिर कोई भी लालच की भावना नहीं थी। अगर वो चाहती, क्योंकि देखो छत्रपति कौन था उस टाइम पे, महाराज कौन थे? संभाजी महाराज, यानी उनके हस्बैंड थे। तो हस्बैंड के जाने के बाद जो मेन हक होता है गद्दी का, वो एक्चुअली उसके बेटे का होता है। लेकिन यहाँ पे जो महारानी येसुबाई थी, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि हाँ, जो मेरे हस्बैंड है यानी संभाजी महाराज के जाने के बाद मेरे बेटे का हक होगा, लेकिन ये हक मैं किसको दे रही हूँ? उनके ब्रदर, जिनका नाम है राजा राम महाराज, तो उनको वो दे रही हूँ। तो ये कितनी वो एक तरीके से उनके बारे में दर्शाता है कि कितनी वो ब्रेव थी, और उस टाइम पे जो डिसीजन लेना जितना इंपॉर्टेंट था, उन्होंने वो करेक्ट डिसीजन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने हम सरेंडर ना कर पाए या फिर हम हार ना मान पाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बाकी जो मेंबर्स था उनको वहां पे भेज दिया गया। राजा राम जो महाराज थे उनको बोल दिया कि आप कहीं और चले जाओ, ठीक है ना, आप जिंजी चले जाओ, ठीक है ना। एक जगह है जिंजी फोर्ट, ठीक है ना, आप जिंजी चले जाओ वहां पे। तो वहां पे जाने के बाद आप सेफ रहोगे, यहाँ पे मैं और जो मेरा लड़का है यानी शाहू जो है वो यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे जो डिसाइड हो गया, मतलब उनका जो डिसीजन था वो कोई टाल नहीं सकता था। तो वो डिसाइड होने के बाद यहाँ पे जो राजाराम महाराज है रायगढ़ के लिए निकल गए, जो कि एक बहुत ही सेफ प्लेस माना जाता है, जिंजी में चले गए, ठीक है ना। एंड जो लीडरशिप था रायगढ़ का, वो किसके हाथ में आ गया? महारानी येसुबाई के हाथ में आ गया, सो दैट वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सके और बाकी जो फैमिली मेंबर्स है वो सुरक्षित रह सके, कहाँ पे? जिंजी में। तो ऐसा उनका ये सोचना था, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और ये डिसीजन से वो दर्शाता है, हमें क्या बताता है कि उनका कितना प्रेम था स्वराज को एस्टैब्लिश करने में। मतलब वो तो शिवाजी महाराज ने किया था, लेकिन उसको रन करने में और कितना उनका सेल्फलेसनेस था, ठीक है ना। अगर वो चाहती तो गद्दी को अपने बेटे के लिए रख सकती थी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। तो एक तरीके से वो ये चाहती थी कि स्वराज का भला हो, ठीक है ना, हमारा भला ना हो चलेगा, लेकिन स्वराज एस्टैब्लिश हो, स्वराज अच्छे से चले, ये सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो उनके आदास पे उनके एक तरीके से जितना भी उन्होंने बोला बहुत सारी चीज में, ठीक है, तो उनके बोलने के वजह से जो छत्रपति राजाराम महाराज थे वो कहां चले गए? जिंजी चले गए। तो वो जब जिंजी चले गए तो वो कैसे गए, यहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो छत्रपति राजाराम महाराज लीव्स फॉर जिंजी, लीव्स फॉर जिंजी, कहां पे चले गए? वो जिंजी के लिए लौट गए, ठीक है। अब जिंजी के लिए वो लौट गए, यानी कि अब वहां से वो निकल गए। तो कहीं ना कहीं जब राजाराम महाराज जब निकले तो उन्होंने अपने साथ में कुछ एसोसिएट्स को रखा था, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और उनके भरोसेमंद थे। क्योंकि देखो, अगर आप अकेले जाओगे तो भी खतरा है। तो नॉर्मली जो महाराज थे उस टाइम पे, जिनका नाम था राजाराम महाराज, वो अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ, यहाँ पे कौन सा तारीख था? 5 अप्रैल 1689, ठीक है ना, 5 अप्रैल 1689 के दौरान वो कहां के लिए निकल गए? जिंजी के लिए निकल गए, जो राजाराम महाराज थे, ठीक है ना। कुछ एसोसिएट्स के मतलब साथ में चले गए, और उन्होंने एक तरीके से डिसाइड भी किया था कि वहां पे आप उनको जाना है। एंड जिंजी उस टाइम का सबसे सेफेस्ट प्लेस जो है माना जा रहा था, इनविंसिबल माना जा रहा था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा सेफ प्लेस है और दुश्मन जो है वो आसानी से उसको ढूंढ नहीं पाएगा। बहुत इजी टास्क नहीं है जिंजी फोर्ट को ढूंढना और उसके ऊपर अटैक करना। तो साथ ही में जो राजाराम महाराज थे, उन्होंने जो अपने साथ एसोसिएट्स रखा था, बहुत ही ट्रस्टवर्दी थे। ट्रस्टवर्दी यानी कि उनके जो भरोसेमंद जो होते हैं ना, जैसे आप जानते हो कि हर एक इंसान का लाइफ में कोई ना कोई एक ट्रस्टवर्दी इंसान जरूर होता है, कोई ना कोई एक खास आदमी जरूर होता है। तो उनके जितने भी खास व्यक्ति थे, कुछ फेथफुल सरदार थे, यानी कि जो भरोसेमंद सरदार, यानी कि जो सिपाही आप बोल सकते हो, या फिर जो बोलते हैं ना हम लोग, एक पोजीशन होता है सरदार आर्मी के अंदर। तो वो उनके जो मेन मेन थे, जिसका नाम था प्रहलाद था, प्रहलाद निराजी हो गए, ठीक है ना, खंदा बल्लाल हो गया, रूपा जी भोसले हो गए। ये सब जो थे ना, इन्होंने कैसे ना कैसे करके कहां पे पहुंच गए? वो लोग जिंजी जो है वो पहुंच गए, ठीक है। अब जिंजी पहुंचने के बाद क्या क्या चीजें हुआ, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट टॉपिक, द मूवमेंट्स ऑफ मराठास। ठीक है, तो क्या मूवमेंट हुआ मराठास का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, ये डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद जिंजी कैसे कैद किया गया, ये सभी चीज हमारे लेक्चर नंबर 4 में आ जाएगा, जो हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मराठास थे उनका मूवमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था
कि जो रायगढ़ है उसको मुगल्स लोग इजीली एक तरीके से क्या कर ले, अटैक करके कब्जा कर ले। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन मुगल्स ने क्या हो गया था, क्योंकि आपने अभी मैंने आपको बताया कि जो महारानी थी जो यसुबाई, वो उन्होंने ही आदेश दिया था कि आप चले जाओ, क्योंकि अगर आप भी रायगढ़ फोर्ट में रह गए तो हो सकता है मुगल्स रायगढ़ के ऊपर ही सबसे पहले अटैक करेंगे, तो हम सबके ऊपर खतरा हो सकता है, इसके लिए पहले आप निकल जाओ यहां से। तो ये जो थे वो जिंजी के लिए निकल गए थे। तो अकेला कौन बच गया था रायगढ़ में? महारानी येसुबाई और उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था साहू, तो वो अकेले रह गए थे। तो यहाँ पे मुगल्स ने क्या किया, रायगढ़ जो फोर्ट है ना इसको कब्जे में ले लिया। कब? नवंबर 1689 में, ठीक है ना। नवंबर का एक समय आया 1679 में, यहाँ पे मुगल्स लोग ने क्या किया, रायगढ़ फोर्ट को जो है कब्जे में ले लिया और महारानी यसूबाई और जो उनके लड़के थे जिनका नाम था साहू, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको कैद कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली और कोई बचा नहीं था वहां पे, मतलब और कुछ सिपाही वगैरह थे लेकिन बहुत बड़ा कोई ब्रेव कोई लीडर वगैरह वहां पे बचा नहीं था, तो वहां पे उनको कैद कर लिया गया, ठीक है ना। तो जब जिंजी के लिए जो राजा राम जो महाराज थे हमारे, वो जो छत्रपति जो महाराज थे, वो जब जा रहे थे तो उन्होंने एक तरीके से बहुत ज्यादा मुगल से फाइट करने का फैसला कर लिया था वहां पे। तो रामचंद्र पंत जो थे अमत्या, जिन और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकर जी, नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े और धानोजी जादव, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को वहां पे असाइन किया था कि आप इनसे मतलब मुगल से लड़ाई लड़ना जब वो आएंगे। तो मराठा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें यहाँ पे सिचुएशन की, तो औरंगजेब जो थे यहाँ पे, ठीक है ना, तो औरंगजेब का एक्चुअली मेन क्या था मालूम है क्या? औरंगजेब बहुत बड़ा बहुत बहुत ब्रेव नहीं था, औरंगजेब दिमाग से थोड़ा काम लेता था। वो क्या करता था, मराठा सरदार को भी ब्राइब करता था। ब्राइब करना मतलब क्या होना, घूस देना, पैसा देना, पैसे का लालच देना, अरे तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे को इतना सोना भर दूंगा, तो लालच आ जाता है ना। मराठा सरदार भी लालच में आके क्या करते थे, एक तरीके से सपोर्ट करते थे किसको, औरंगजेब को, यानी मुगल्स को सपोर्ट करते थे। तो ये जो टेक्निक था वो यहाँ पे महाराज जो थे हमारे, कौन, राजा राम महाराज, वो भी समझ गए थे। तो अब वो टेक्निक उन्हीं के ऊपर कैसे अप्लाई करना है वो ऐसा सोच रहे थे और ऐसा चीज उन्होंने किया। तो यहाँ पे जो मराठा सरदार थे, जो उनके भरोसेमंद सरदार थे या फिर जो उनके आसपास जो मराठा सरदार थे, उनको यहाँ पे राजा राम महाराज क्या बोलते थे कि आपको मैं अभी ऐसा दे रहा हूं कि आप अगर मुगल टेरिटरी के ऊपर अटैक करते हो, यानी कि जो मुगल के कब्जे वाले इलाके हैं, आप उसके ऊपर अगर अटैक करते हो और उसको अपने कब्जे में ले लेते हो, तो वो जो इलाका आपने जो कब्जा किया वो आपका ही हो जाएगा एज ए जागीर। यानी हम लोग बोलते हैं ना, कुछ बख्शीश देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, तो हम आपको एज ए जागीर की मतलब आपने वो जमीन को कब्जा किया तो आपका वो हो गया जमीन। तो यहाँ पे जो मराठा सरदार थे उनके अंदर एक तरीके से लालच भी आ गया और एक तरीके से उनको ऐसा लगा कि हमें रिवॉर्ड मिल रहा है बदले में, कि अगर हम कोई ब्रेवनेस दिखा रहे हैं तो हमें बदले में क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यानी कि और ज्यादा ब्रेवली और ज्यादा विजिलेंट तरीके से वो क्या करने लगे, मुगल आर्मी के ऊपर, मुगल टेरिटरी के ऊपर हमला करके और उस मुगल एम्पायर को, मतलब मुगल के इलाकों को वो धीरे धीरे क्या करने लगे, कब्जा करने लगे अटैक करके। और उन्होंने बहुत सारे सरप्राइज अटैक्स किए, गुरिल्ला टेक्निक यानी कि एक तरीके से सरप्राइज तरीके से अटैक करना, ठीक है ना, गुरिल्ला आर्मी जैसे होते हैं। तो उस तरीके से अटैक करके यहाँ पे वो बहुत सारे चीजों को कब्जा करने लगे। साथ ही में जब वो अटैक करते थे मुगल एम्पायर के ऊपर, मुगल के टेरिटरीज के ऊपर, तो जो भी सामान वगैरह मिलता था वो भी कब्जा कर लेते थे। तो ऐसे बहुत सारे वेल्थ मिले, बहुत सारे हाई आर्टिलरीज मिले, यानी कि हथियार वगैरह मिले, ये सब चीज मिले। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। फिर वहां पे संताजी जो घोरपड़े थे और जिसका और एक और थे जिनका नाम था विथोजी चौहान, ठीक है ना। तो एक तरीके से सरप्राइज अटैक करके उन्होंने बहुत सारी चीजें की, ठीक है ना। और एम्परर का जो बोलते हैं ना, जो टेंट लगाते हैं, ठीक है ना, जो मुगल के जो राजा थे, एम्परर थे, उनका जो टेंट था उनको भी एक तरीके से कट किया था, एक तरीके से वहां पे इन्वेड किया था। तो ये सब चीजें जो है स्टोरी इस मूवमेंट के अंदर शामिल हो जाती है, यानी कि मराठास ने बहुत ही बहादुरी से काम किया एंड बदले में मुगल्स लोग को भी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया और मुगल्स को ये दिखा दिया कि मराठास भी किसी से कम नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि अगला जो लेक्चर नंबर 4 में लेके आऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब महाराज जिंजी में थे तो उस टाइम पे जिंजी में कैसे कैद कर लिया गया था। ये सभी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर, जो कि आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर लेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, फटाफट से आपके लिए मैं लेक्चर लेकर आ जाऊंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो एंड स्टोरी आपको जो मैंने बताया वो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों एंड शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।